दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारे चैनल पर चल रहा है यूपी टीजीटी संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका डॉक्टर बाबूराम सक्सेना का, जिसमें हम पढ़ चुके हैं आपका प्राकथन। प्राकथन में हमने आपके त्रिमुनि पढ़े, टीकाकार पढ़े, कुछ हमने उपटीकाकार, कुछ रचनाकार, इस तरीके के पढ़े। उसके बाद हमने वर्ण परिचय पढ़ा। वर्ण परिचय में हमने आपके प्रयत्न पढ़े, उच्चारण स्थान पढ़े और आपके स्वर व्यंजन इत्यादि ये सब पढ़े। आज है हमारा दूसरा सोपान संधि विचार। हम संधि के बारे में पढ़ेंगे। इसमें संधि होती क्या है, संधि किसे कहते हैं। परसन्निकर्षः संज्ञितः, जब दो वर्ण अत्यधिक समीप आते हैं तो वहां पर संधि होती है। संधि होती क्या है, संधि करनी नहीं पड़ती, संधि अपने आप हो जाती है। कैसे हो जाती है, जब हम दो वर्णों को, जैसे अब दो वर्ण हैं, तो जब हम दो वर्णों को बहुत जल्दी बोलेंगे, जैसे अब हम इसको ले लेते हैं, विद्याधन आलय, विद्याधन आलय, तो क्या बनता है हमारा विद्यालय। जैसे इसी ले लेते हैं हम, विद्याधन आलय, हमारा ये बनता है विद्यालय। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो हमारा ये यहाँ पर एक हो जाता है, बड़ा आ हो जाता है। अब विद्याधन आलय को जब हम एक साथ बोलेंगे तो विद्यालय अपने आप हो जाएगा। विद्या, विद्यालय, 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 विद्यालय अपने आप हो जाती है। जब हम दो वर्णों को जब शीघ्रता से बोलते हैं तो वहां संधि अपने आप हो जाती है। जैसे पौधन अकह, पौधन अकह, पौक 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 पावक अपने आप हो जाएगा यहाँ पर। अब संधि क्या होती है, दो वर्ण जब पास पास आकर के मिलते हैं तो वहां पर संधि हो जाती है। अब संधि के कुछ नियम हैं, तो वहां पर संधि होना अत्यधिक आवश्यक हो जाता है। जैसे संधि 3 स्थानों पर होना अनिवार्य है। कहाँ कहाँ पर, एक पद में, यदि एक पद होगा तो वहां संधि करनी ही होगी, वहां संधि करना नित्य हो जाएगा। एक दूसरा नंबर है आपका उपसर्ग और धातु के बीच में। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम उपसर्ग लिख दें, बीच में डैश हो और पीछे हमारा कोई धातु हो, ऐसा नहीं होगा। यदि किसी धातु से पहले उपसर्ग आया होगा तो वहां पर संधि करनी ही होगी, वहां पर अनिवार्य हो जाता है। तीसरा है हमारा समास में। समास में भी हम विच्छेद करके नहीं लिख सकते, जहां पर समास आ रहा होगा वहां पर हमें संधि करनी ही पड़ेगी। तो 3 हमारे ऐसे मुख्य हो जाते हैं जहां हमारा संधि करना अनिवार्य होता है। तो ऐसे 3 स्थान कौन कौन से हैं, सबसे पहला एक पद में, दूसरा हमारा उपसर्ग और धातु के बीच में, पहले उपसर्ग आ जाए उसके बाद कोई धातु आ जाए तो उसके बीच में भी संधि करना अनिवार्य हो जाता है। उसके बाद तीसरा समास में। चौथा बचता है हमारा वाक्य। वाक्य में नित्य नहीं है, विकल्प से है। इसमें बोलने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है। संधि किससे होती है, बोलने से होती है संधि। हम बोलते हैं इस तरीके से तो संधि हो जाती है। जैसे निधन अवसत, निधन अवसत को अब बार बार अगर हम बोलेंगे, निवसत 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 निवसत, तो ये यहाँ पर अपने आप को ये हो जाता है। हम बोल के देख सकते हैं, इसका प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। अब यहाँ क्या होता है, वाक्य में बोलने की इच्छा पर निर्भर करता है, बोलने वाला जैसे चाहे बोल सकता है। वाक्य में अनिवार्य नहीं होती है। अनिवार्य कहाँ होती है, एक पद में आपके उपसर्ग और धातु के बीच में और समास में। जैसे कि इसके एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं। एक पद में किस तरीके से, पौधन अकह पावकह, यहाँ पर कैसे हुई है, यहाँ औ हो गया या आ हो गया,
इसका मिलकर के आप बन गया। यहाँ पर अयाद संधि हो गई, अयाद संधि, यहाँ पर ये अयाद संधि हो गई और ये पावकः बन गया एक पद में। दूसरा है हमारा नि उपसर्ग है, अवसत धातु है, तो इसे हम इस तरीके से नहीं लिख सकते, इस तरीके से हम इसको नहीं लिख सकते। निवसत, निवसत हम नहीं लिखेंगे, जहां पे उपसर्ग आ रहा होगा वहां पर हमको संधि करनी ही होगी। तो हम इसे क्या कर देंगे, ये यहाँ पे छोटी ई, ये यहाँ आ हो गया, ये इसका नियम क्या बनता है, यहाँ पर या बन जाता है। यड़ संधि में आपका ये यहाँ पर या बन जाता है, इक के स्थान पर यड़ हो जाता है। तो ये निवसत हो गया। इसके बाद हमारा है समास में, इसमें 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं। इसमें एग्जाम्पल भी हमने वही लिए हैं जो आपके बाबूराम सक्सेना में दिए गए हैं। तो कृष्ण धन अस्त्रम कृष्णास्त्रम, श्री धन ईशा श्रीशः। वाक्य में बोलने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है, जैसे रामः धन गच्छति वनम, रामः गच्छति वनम, रामः गच्छति वनम, ये भी बोल सकते हैं रामो गच्छति वनम, ये भी बोल सकता है। ये बोलने वाले की इच्छा पर निर्भर कर रहा है कि वो संधि करके बोले या बिना संधि के बोले। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है, ये आपके बाबूराम सक्सेना में भी स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि संधि नित्य कहाँ कहाँ होती है। तो एक पद में होती है संधि नित्य, उपसर्ग और धातु के बीच में, और समास में कहाँ पर संधि नित्य नहीं होती है, कहाँ पर संधि करना ना करना कर्ता के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि बोलने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, वो कहाँ है, तो वाक्य में है। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा, हमें क्वेश्चन बनाने भी आने चाहिए। तो ये हमारा हो गया कि संधि कहते किसे हैं, परशन निकर्ष संहिता। संधि 2 वर्णों के मेल से बनती है। 2 वर्ण जब आपस में आके चिपकते हैं तो वहां पर कोई परिवर्तन होता है। परिवर्तन कई तरीके का हो सकता है, या तो 2 के पास में तीसरा जो आएगा नीचे वो कोई नया आएगा, या तो 1 के स्थान पे परिवर्तन होगा, या द्वित्व हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा, या उसका लोप हो जाएगा। परिवर्तन किसी भी तरीके का हो सकता है, कई तरीके के परिवर्तन होते हैं। तो कोई ना कोई परिवर्तन होता है, कब, जब 2 वर्ण पास पास आते हैं तब संधि होती है और उनमें कोई परिवर्तन होता है। परिवर्तन हमारा कई तरीके का हो सकता है, या तो 2 की जगह पर 1 हो जाएगा कोई नया, या 1 की जगह पर ही परिवर्तन होगा, 1 ऐसे ही रहेगा, या आपका उसकी जगह लोप भी हो सकता है, द्वित्व भी हो सकता है। इसके बाद संधि, संधि हमारी मुख्य रूप से 3 होती हैं। कौन कौन सी, स्वर संधि, इसके नाम से ही पता चल रहा है, जब स्वर और स्वर मिलते हैं तो स्वर संधि होती है। व्यंजन संधि, जब व्यंजन और व्यंजन मिलते हैं तो व्यंजन संधि होती है। इधर भी व्यंजन होगा और इधर भी व्यंजन होगा, स्वर में यहाँ भी स्वर होगा और यहाँ भी स्वर होगा, 2 वर्णों की मेल से ही होता है। तो पूर्व और पर दोनों में ही यदि स्वर होगा तो स्वर संधि, और यदि व्यंजन होंगे पूर्व पर दोनों में तो हमारा क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि। लेकिन विसर्ग में पूर्व में हमारा या तो स्वर होगा या व्यंजन होगा, क्या होगा, या तो स्वर होगा या व्यंजन होगा, और पर में हमारे विसर्ग होगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि कभी भी पूर्व में विसर्ग नहीं आता है। विसर्ग हमेशा कहाँ आते हैं, विसर्ग हमेशा किसी स्वर या व्यंजन के पीछे आता है। ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि विसर्ग हमेशा कहाँ लगते हैं, या तो किसी स्वर के या किसी व्यंजन के पीछे लगते हैं। तो इसमें पहले या तो स्वर होगा या व्यंजन होगा, उसके बाद विसर्ग होगा। तो इतना आप समझ गए होंगे, स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग संधि। इसके बाद स्वर संधि के बारे में बात कर लेते हैं। स्वर संधि, स्वर संधि मुख्य रूप से तो 5 होती हैं, लेकिन आपके जो बाबूराम सक्सेना में सारी दी हैं वो सब पे हम बात करेंगे और इनके भेदों पे भी बात करेंगे डिटेल में आगे वाली वीडियो में। अभी मैंने आपको थोड़ा सा ले लिया है इनके मुख्य मुख्य भेद, जिसमें है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि आपकी क्या करती है, अकह सर्वड़े दीर्घः, अकह सर्वड़े दीर्घः।
यानी कि अक, अक यानी कि आ, ई, उ, री, लृ। जब ये अपने समान वर्ड से मिलेंगे, यानी कि इसी तरीके से मिलेंगे, आ, ई, उ, री, लृ, जब अपने समान से मिलेंगे तो ये अपना ही दीर्घ हो जाएंगे। यानी कि जब आ, इधर भी आ हो, इधर भी आ हो, पूर्व में भी आ हो, पर में भी आ हो, तो दीर्घ आ हो जाएगा। आ वो किसी भी तरीके का हो सकता है, चाहे पूर्व में ह्रस्व हो, चाहे पूर्व में दीर्घ हो, चाहे पर में दीर्घ हो, चाहे ह्रस्व हो।